जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पार्ट 3 में आ चुके हैं, जो चैप्टर 1 जो ऑब्जेक्टिव टारगेट का है उसका क्लास 10th में उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके पार्ट 3 को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें 41 से आगे के प्रश्न बनाने हैं, 40 से आगे के प्रश्न बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है, ये एक सीरीज चल रहा है पार्ट बाय पार्ट, तो आप तीसरे पार्ट में याद रखिएगा। क्वेश्चन 41 कहता है कि अगर आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 3 माइनस 5x² प्लस का 2x प्लस 2 और f1 मतलब कि एफ एक्स, देखो यहाँ पे आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा कि एफ का एफ ही रहेगा और एक्स के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो अब f1 का मान अगर रखने के लिए कहेगा तो एक्स के जगह पे क्या रखे, 1। तो इनमें जितना एक्स होगा सबके जगह पे 1 हो जाएगा। तो इस एक्स के जगह पे 1 हुआ, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस 5 का 5 हो जाएगा, इस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। प्लस 2 का 2 हो जाएगा और इसके बीच में लग जाएगा गुना, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, केवल एक्स के जगह पे हमने क्या रख दिया, एक रख दिया है। अब इसे हल करेंगे, एक का 3 बार गुना, आप सभी जानते होंगे कि एक का लाखों बार गुना कीजिएगा फिर भी एक ही आएगा। तो एक आया, ये 5 का 5 रहेगा और 5 के बगल में ब्रैकेट्स टूटेगा तो गुना लगता है, और एक का 2 बार गुना क्या आएगा बच्चों, तो एक आएगा। एक हमने लिख दिया, प्लस 2 में एक से गुना करेंगे 2, अब प्लस 2 का 2। अब जरा इसको हल कीजिए, 1 का 1 और ये माइनस 5 का 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस 5 ही रहेगा, और ये प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ कर देखिए ना, तो ये प्लस का 4, ये 1, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये माइनस का 5, दोनों आपस में कट जाएगा। तो जो आपका f1 का वैल्यू आया वो क्या आया, f1 का जो वैल्यू आया वो आएगा आपका 0। क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 0 देख लीजिए कौन से है, ए नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बन ही जाना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। आपको दिया क्या है, 0.7 का रेकड़ी दिया गया है। सबसे पहले जो रेकड़ी वाले प्रश्न है और उसके पहले अगर 0 हो तब तो और हलवा है प्रश्न। क्या करेंगे, दशमलव के पहले अगर 0 हो तो दशमलव के बाद जो संख्या, जितने संख्याओं पर रेकड़ी है रेकड़ी हटा दीजिए, उतना ही लिख दीजिए, और जितने संख्याओं पर रेकड़ी है उतने के बदले 9 लिख दीजिए। यही आपका आंसर होगा, 7/9 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है। ठीक है, बढ़िए आगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप 9th अगर पढ़े होंगे ना, 9th क्लास, तो भी बना देंगे। अगर 9th क्लास के मेरे स्टूडेंट मिल जाए वो भी बना देगा। कैसे बनाएगा, ये कहता है कि 8 के पावर 0 है और 2 के पावर 0 है, इसका मान बताइए। हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 है, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर हम 100 के संख्या के पावर 0 रख देते तो भी उसका मान 1 होगा। आप जरा आइए, 8 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे 2 के पावर 0 है, इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। एक एक गुना करेगा क्या आएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि ए और बी, यदि ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लौसा क्या होगा। हम सभी जानते हैं कोई भी दो अभाज्य संख्या का लौसा ए बी होता है, या कोई भी वही दोनों संख्या का गुना होगा और एचसीएफ उसका 1 हो जाता है। मान लीजिए कि माना कि वो अभाज्य संख्या प्रथम अभाज्य संख्या जो है वो ए है और दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, बी है। तो अभाज्य संख्या हम थोड़ा सा ये मान के चलते हैं, आपको ए बी तो हमारा अभाज्य संख्या दिया ही है, थोड़ा इसको गहराई से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा प्रथम अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे, तो वो 3 हो सकता है, वो 7 हो सकता है। मान लीजिए कि ये 2 अभाज्य संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। तो अभाज्य संख्या का लौसा निकालेंगे, यानी लौसा या मौसा निकालने के लिए जो भी दो संख्या है उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 3 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 3 आएगा, 7 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 7 आएगा, क्योंकि ये दूसरा संख्या से कटता नहीं है। अब बताइए अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा, तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये कॉमन 1 है, 1 का वैल्यू नहीं होता है, बाकी 1 के साथ जितनी भी संख्या है सब गुना होता है, तो ये 3 गुने क्या है, 7 आया। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 7 3 21, कब, जब ये 3 और 7 का गुना कर देंगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 7 और 3 और 7 के जगह पर ए और बी होता, क्या होता, ए और बी होता, और इसका हमें ये दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का, जैसे 3 का गुणनखंड किए हैं, ए का भी गुणनखंड करते हैं। ए को हम कै का पहरा पढ़ेंगे तो ए कटेगा भाई, तो एक बार ए का पहरा पढ़ेंगे।
बी का हम क्या करेंगे, एक गुने बी गुणनखंड होगा। अब इसका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF क्या होता है, HCF कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो जरा बताइए दोनों में कॉमन कौन है, तो एक है, तो इसका HCF क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और उसके बाद अगर LCM हम निकालते तो LCM क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन हो वो तो होगा ही, साथ में A गुने क्या होगा, B होगा। और एक का गुना में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आपका क्या आ गया, A गुने B, LCM क्या आ जाएगा, LCM A गुने B आ जाएगा। तो अगर A B हो, अगर ए और बी हो तो इसका लॉसक क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और देखो यहां भी क्या था, यहाँ 3 गुने 7 था, यानी जो संख्या हम ले रहे हैं उसी का गुना, तो यहाँ भी वो जो संख्या लिए उसी का गुना है। बस ये अंक में था तो गुना कर लिया, इस अंक में नहीं है तो गुना नहीं करेगा, बस फर्क इतना ही है। ए बी का लॉसक क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी का मौसक क्या होगा, अगर मौसक पूछता, HCF पूछता तो क्या होता, एक होता। किसी भी दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, और किसी भी दो अभाज्य संख्या का लौसा क्या होता है, उसी दो संख्या का गुना होता है। ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िए आगे अगले नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फिर वही वाली बात, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं के अलावा किसी से न कटे। भाई 15 को देखिए, 15 कहता है हम 3 से भी कटेंगे, 5 से भी कटेंगे और स्वयं से भी कटेंगे, बात खत्म। 23 को देखिए, 23 कहता है हम केवल 23 के कटेंगे, उसके बाद कोई ऐसा पारा नहीं है जो हमें काट सकता है, तो यही ऑप्शन होगा। कहाँ घूम रहे हैं, ये 12 भी अपना 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 75 भी 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन ये 23 कहता है केवल मैं 23 से कटूंगा और किसी से नहीं कटूंगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का बात तो हमने बताया था, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हल करने पर रूट में ना आए। तो बताइए इसको हम हल करेंगे तो ये रूटे में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि कभी भी रूट वाली संख्या ऐसी हो जो जिसका मतलब कि गुना पूरा पूरा वर्गमूल ना हो सके, और साथ में उसके कोई भी संख्या परिमेय रहे, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। हम इससे परिमेय पूछा है। आइए रूट अंडर 5 पे बात करते हैं। रूट अंडर 5 पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सकता है, यानी वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसका आंसर रूटे में रहेगा। और रूट वाली हर परिमेय मतलब कि हर संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको तो हमने सिद्ध भी किया था कि सिद्ध कीजिए रूट अंडर 5 कैसे अपरिमेय है। और इस पे आइए, इसमें देखिए ऊपर नीचा जो संख्याएं हैं वो तो कट सकती है बड़े ही आसान से। रूट अंडर 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। और 2 कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, ये परिमेय संख्या है। और रूट अंडर 6 को भी अगर तोड़ते हैं तो रूट अंडर 6 ही हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। परिमेय संख्या पूछा था, परिमेय संख्या आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि 65 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम समय भी लेंगे इसमें। यदि 65 तथा 117 का मौस इतना है, कितना है, 65 m और माइनस का 117 है। देखो इसमें हमको लगता है 90% 95% बच्चों को दिक्कत होगा जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th में होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 65 और तथा ले लीजिए कितना, 117, इसका जो मौसा है 17, 117 का क्या मौसा, मौसा कितना दिया गया है, मौसा हमें कहता है कि 65 है, 65 m और माइनस 117 है। इन दोनों का मौसा इतना है, इसका मतलब इसका मौसा जो भी आएगा 65 का और 117 का मौसा जो भी आएगा उस स्वयं कहता है कि इतना है। इसका मतलब इन दोनों का मौसा निकालेंगे और इतना के बराबर वो हो जाएगा। तो याद रखिए हम मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, 65 का भी गुणनखंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 5 से काटेंगे। 65 का अगर गुणनखंड करते हैं, देखो हम यहाँ 65 का गुणनखंड करते हैं, 65 का गुणनखंड आप सभी को आता होगा, क्या होगा, ये 5 से कटेगा, 13 पचे 65 ना, और ये 13 से ही कटेगा एक मरतबे। तो 65 के गुणनखंड 5 गुने 13 आ गए, कितने आ गए, 5 गुने 13। वहीं पे 117 का अगर गुणनखंड किया जाए तो ये कितना से कटेगा, 117 का अगर गुणनखंड किया जाए तो कितना से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कटेगा, 2 बच जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर ये 13 से कटेगा, कितना से कटेगा, 13 से एक मरतबे, यानी 117 का जो गुणनखंड होगा 3 गुने कितना होगा, 13 होगा। हम इन दोनों का HCF निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, HCF। HCF क्या होता है, HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन हो।
तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये आपका 13, ये दोनों में कॉमन है, यानी HCF आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कहा है कि 65 और 117 का जो HCF है मौसा है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो मौसा आया है वो हमारे कितना आया है 13 आया है। इसका मतलब यह 13 इसके बराबर होगा 65M और माइनस कितना 117 के बराबर होगा। जहां हमें किसका मान ज्ञात करना है, M का मान ज्ञात करना है। M के मान को ज्ञात करने के लिए 117 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 13 और ये 117 इधर बराबर किया जाएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 117 आएगा, इधर कौन हो जाएगा 65M बच जाएगा। अब इस 117 को अगर 13 से हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इधर कौन बच जाएगा 65M बच जाएगा। जहां हमें M का मान निकालना हो तो M का मान निकालने के लिए 130 और M के साथ है 65 को अगर हटाते हैं तो इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और गुना वाली संख्या को हम इस तरफ खींच के लाते हैं तो वो कहाँ चल जाता है भाग में चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, इधर कौन बच जाएगा M बच जाएगा। अब जरा एक बात बताइए, ये 65 से 130 को काटेंगे तो 2 मरतबे नहीं कट जाएगा, 2 मरतबे कट गया, यानी 2 किसका मान आया M का मान आया। अब M का मान 2 आया, 2 कोई ऑप्शन में है, हाँ सर बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे आपको देखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है इसे समझते हैं। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। देखिए इन तीनों का लसा और मसा का क्या बताना है अनुपात, तो लसा पहले रखना है मसा बाद में रखना है, अनुपात बताना है। आप टेंशन न लीजिए, पहले इन तीनों का ये लसा ज्ञात कीजिए और मसा ज्ञात कीजिए। तो 2 का 10 का और 20 का लसा ज्ञात करने के लिए चाहे मौसा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 का गुणनखंड करेंगे, 1 गुने 2 आएगा, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5 आएगा, ये गुणनखंड तो आपको आता होगा नहीं तो कर लीजिए, 20 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5 आएगा, ठीक है आ गया। अब हमें इसका लौसा पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं, HCF ज्ञात करेंगे 2, 10 और 20 का, तो HCF कहता है कि जो दोनों में हो वो वाला आइए, तो दोनों में कौन है, दोनों में 2 है, तो 2 आपका HCF हो गया। आपका लौसा क्या कहता है, लौसा कहता है जो तीनों में हो या दोनों में हो, तीनों में हो पहले ये वाला तीनों में जो होगा वो लेकर आइए, साथ में जो 2 में होगा, जो 2 में होगा वो भी एक ही लिखाएगा, तो दोनों में 5 था तो एगो 5 लिखा गया, बाकी इस लाइन में कुछ नहीं बचा, एक का वैल्यू नहीं होता है, इस लाइन में कुछ नहीं बचा, इस लाइन में 2 बचा तो 2 भी गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 गुना 20, यानी हमारा HCF 2 आया और LCM 20 आया। अब हमें कहता है अनुपात निकालिए किसका, लौसा, यानी लौसा पहले रखना है, लौसा पहले रखना है, बीच में लगाना है अनुपात का साइन, और मौसा बाद में रखना है, तो मौसा आप बाद में रख दीजिए। अब जरा एक बात बताइए, आपका लौसा मतलब LCM कितना आया है 20 आया है, मौसा मतलब HCF कितना आया है 2 आया है। अब बताइए इन दोनों को कोई पहरा काट सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर 2 से दोनों कट सकता है, 2 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, अनुपात का अनुपात रहेगा, 2 से कटेगा ये 1 हो जाएगा, 10 अनुपात 1, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें बहुत ही आसान रूप से आपको समझ में आ रही होगी, ज्यादा टफ है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं और एग्जाम टाइम में ये आपको बहुत मदद करेगा, जब भी आपको लगे कि नहीं मैं कोई प्रश्न भूल रहा हूं, आप चैनल पे आकर विजिट कीजिए और जो प्रश्न आपको चाहिए वो प्रश्न यहाँ मिल जाएगा, आसानी से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। हम सब जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य किसको कहते हैं, जिसमें स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे। तो मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये संख्या लिखा, अब जहां हमें पहले पूछता है भाज्य संख्या, तो वह कौन सा संख्या है सबसे छोटी जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी भाग लगता है। तो 1 में स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगता, 2 में भी स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगेगा, 2 ही काटेगा, 2 के अलावा कोई काट सकता है क्या, नहीं। 3 में भी किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा 3 के अलावा। 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी लगेगा, तो यही आपकी कौन सी भाज्य संख्या हो गई, कौन हो गई सबसे छोटी। सबसे पहले ऐसी संख्या कौन है जो स्वयं और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग हुआ, तो वो 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया 4 हो गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे,
तो देखो एक एक को हम नभाज्य रखते हैं, नभाज्य रखते हैं इसलिए क्योंकि इसको काट भी दे तो ये विभाजित होने के बाद भी छोटा नहीं होता, और विभाजन का मतलब होता है कि उसको छोटा करना। तो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या आपका, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो भाज्य संख्या में आएगा 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या तो यहाँ पे आएगा 2। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मौसा। तो अब बताइए 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, और अगर मैं 2 का गुणनखंड करूं तो 1 गुने 2 आएगा, 1 गुने क्या आएगा 2 आएगा। और हमें HCF ज्ञात करना है 2 और 4 का। भाई जो दोनों में होगा वही तो होगा, तो 2 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50वें नंबर प्रश्न क्या कहता है, दो लगातार संख्याओं का मौसा बताइए। कोई भी दो लगातार संख्या लिखिए और उसका मौसा बता दीजिए। याद रखिए दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक होगा, ये कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो लगातार कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख लिया और 3 लिख दिया, और इसका हमें मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड 1 गुने 2 होता है, 3 का गुणनखंड 1 गुने 3 होता है। अब ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में आता है, तो भाई 1 आता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। दो लगातार कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया 12 और 13, 12 और 13 ले लिया। 12 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 13 का गुणनखंड क्या आएगा, तो 1 गुने 13 आएगा। अब बताइए दोनों का HCF क्या आएगा, तो HCF जो दोनों में होगा वही आएगा। भाई 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, ऊपर वाला में नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा। तो यही 1 जो होता है, जो दोनों में होता है, वही 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए दो लगातार संख्याओं का मौसा जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आइए 51 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहता है 51 नंबर प्रश्न, कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, माने 5005 को भाग देने पर कितना बार कट सकता है, ये आपसे पूछा है। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहीं पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5005 का अभाज्य, पहले तो ये 5 से ही कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, डबल जीरो जीरो रह जाएगा, फिर 5 एकम 5, बात खत्म। उसके बाद आ जाएगा तो ये कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये 10 में से 7 कट गया, बच गया 3, ये 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 बच गया, ये 21 हो जाएगा, और 7 3 21, 143 आ गया। उसके बाद ये कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 3 बच गया 33, 11 तिया 33। अब ये कितना से कटेगा, 13 से। अब बताइए कै बार कटा, तो 4 बार कटा, तो 4 ही ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कहता है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज समझना होगा कि दो अंकों की वो कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होने के लिए, पहले तो हमें टोटल दो अंकों की संख्या पता होना चाहिए भाई, कितना से कितना होता है। तो दो अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 10 11 12, तो इसमें दो अंक देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, 10 से शुरू हुआ है। यानी अगर हम दो अंकों की संख्या शुरू करने की बात करें तो वो 10 से शुरू होता है। 10 हो गया, उसके बाद 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं जो कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि इसमें से कितना संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 अंकों की, ये सब 10 से लेकर 99 तक की संख्या 2 अंकों की होती है। कितने से विभाजित है, मतलब कि 3 से कौन कौन से विभाजित है, इसकी संख्या हमें पता करना है। हम सबसे पहले अगर देखें तो इन संख्याओं में क्या पहला संख्या 10 2 अंकों की है, लेकिन यह 3 से भाग लगेगा, तो आंसर है नहीं। 3 के पारा में 10 नहीं आता। क्या 11 3 के पारा में आएगा, तो आंसर है नहीं। तो वो पहली संख्या कौन है जो 3 से विभाजित हो, 2 अंकों की हो, तो पहली संख्या आ गया 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। उसके बाद आ जाइए 12 के बाद 13 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 3 से विभाजित होगा, तो ये 15 आ गया। इसी तरह से 15 के बाद 18 आ गया 3 से विभाजित होने वाले, और इस तरह से हम लास्ट तक 99 तक जाएंगे तो 99 भी एक संख्या है जो क्या है, 3 से विभाजित है। यानी हमारा जो 3 से विभाजित होने वाला क्रम है,
दो अंकों की संख्याओं में, वो कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का नहीं है, ये 5वें नंबर चैप्टर का है। अभी हम लोग पहले नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 5वें नंबर चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। और यहाँ पे दे दिया गया है, इसलिए अब हम बता ही देते हैं। पर अगर आप 5वें चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। 5वां पढ़ लीजिएगा तो ये आप देखते ही बना दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो प्रथम पद जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। ए कितना है? 12 है। और डी यानी सार बंतर हमें निकालना होगा। तो सार बंतर क्या कहता है? इसके दूसरे संख्या से, कोई भी दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा दीजिए तो वो सार बंतर निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम 15 से 12 को घटाते हैं तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, ठीक है। और जो एन होता है, मतलब कि अंतिम पद जो दो अंकों की संख्या का है, जो 3 से विभाजित है, वो कौन है? वो 99 है। तो यहाँ 99 आ गया। अब हमें ये पता लगाना है कि कितना पद है जो 3 से विभाजित है और कितना पद है जो 3 से विभाजित है। उसके लिए हम नंबर ऑफ एन निकालेंगे, यानी एन का मान अगर जितना भी आएगा हमें, उसका मतलब होगा कि उतना ही संख्या है दो अंकों की जो 3 से विभाजित है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तब। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे हल कर लेंगे। ए एन का मान आपको कितना दिया है? 99 दिया है। उसके बाद ए का मान कितना है? 12 है। प्लस एन का मान कितना है? भाई नहीं पता, एन का मान तो ज्ञात करना है। माइनस 1 का 1, और डी का मान कितना है? तो डी का मान सर 3 है। बस हल कर दीजिए। 99 का 99 रह गया, 12 का 12 रह गया, प्लस ये 3 एन में गुना करेगा तो 3 एन हो जाएगा, और ये माइनस 1 3 में गुना करेगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको छोड़ दीजिए इस तरफ और बाकी सबको इस तरफ ले आइए। तो यहाँ जरा देखिएगा तो ये 99 का 99 रह गया। 12 में से अगर 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा? 3 एन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 9 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो 99 रहेगा, और ये 9 प्लस का है। प्लस बराबर के इस तरफ आता है तो किस में आता है? सबको पता है, माइनस में आता है। इधर कौन बच जाएगा? 3 एन बच जाएगा। थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 99 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? कहेंगे सर 90 बच जाएगा। इधर बराबर में कौन बचा है? 3 एन बचा है। हमें किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। एन का मान निकालने के लिए 90 का 90 रहेगा, और एन के साथ कोई संख्या लिखा जाता है तो वो गुना में माना जाता है, अर्थात ये जो 3 है वो गुना में है, और गुना वाली संख्या को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 3 से 90 को काटेगा, कितना मरतबे? तो आप कहेंगे 3 तिहाई 9, 0 का 0, यानी एन का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 30 आया। अब 30 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। 30 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ये इस पार्ट का नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा। ये पार्ट आप जब 5वें नंबर चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमें इतना दिया है और तब उसका मौसा भी हमें दिया है, तो लौसा ज्ञात करें। ये प्रश्न तो हम कई बार बना दिए हैं। अगर इसका सूत्र होता है डायरेक्ट कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का क्या गुणनफल क्या होता है? सूत्र ही होता है HCF गुने LCM। ये इतना लंबा हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। HCF और LCM का गुना दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें पहले से ही कहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है, ठीक है। और HCF कितना है? तो HCF के जगह पर 17 है, और गुना LCM क्या है? तो भाई ज्ञात करना है, नहीं पता। अब कुछ नहीं करना है, हमें LCM को इधर बचा लेना है। 17 गुना में है, गुना को इस तरफ लाएंगे तो कहाँ चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। इधर पहले से कौन है? 8670 है, बट्टा में आ जाएगा 17, और इसको हम LCM को क्या करेंगे? यहीं लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 17 से 8670 में भाग देंगे तो 17 से 86 में भाग देंगे, 17 पचे 85 हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये 17 हो जाएगा, फिर 17 एकम 17 और 0 का 0 बच जाएगा। LCM आपका आ गया 510। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 510। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरह के प्रश्न तो हम एक बार पढ़ भी लिए हैं। हमें क्या कहा है? कहा है 6, 8 और 22 का हमें लौसा और मौसा ज्ञात करना है, मौसा का अनुपात ज्ञात करना है, परंतु हमें पहले लौसा और मौसा पर फोकस करना है। 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने क्या आएगा? 3 आएगा। हम अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 आएगा।
अब अगर हम 22 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, आप गुणनखंड आपको आता होगा, कर लीजिएगा। तो 22 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 11 आएगा, ठीक है। अगर हम HCF निकाले तीनों का हम HCF निकाले तो जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। तो तीनों में कॉमन कौन है भाई, तो ये 2 तीनों में है, यानी HCF 2 आ गया। उसी तरह से अगर हम LCM निकालने जाए, LCM, तो LCM में जो तीनों में कॉमन होता है वो 1 लिखाएगा, और जो 2 में भी कॉमन होगा वो लिखाएगा 1 ही। लेकिन 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, इसके पास 3 है, कोई के पास 3 नहीं है, इसके पास 2 है, किसी के पास 2 नहीं है, इसके पास 11 है, किसी के पास नहीं है। तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 गुने 2 गुने 2 गुने 11, सब संख्या गुना हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब 24 का हमें कितना से गुना करना है, 24 का हमें 11 से गुना कर लेना है। 11 चौका 44 के 4 हासिल 4 हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 4 26, 264 हो गया। अब 264 हमें LCM आया है और HCF आया है 2। हमें क्या कहा है, प्रश्न कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो हमें कहता है कि लसा, लसा का मतलब चलो लसा ही लिखते हैं, लसा। और उसके बाद क्या कहा है, मौसा का क्या निकालना, अनुपात, ये अनुपात का साइन होता है और इसे हम लिखते हैं मौसा। अब इसका अनुपात चाहिए, तो लसा हमें कितना मिला है, लसा मिला है 264, लसा कितना मिला है 264, अनुपात में मौसा कितना मिला है 2। अब बताइए यह दोनों क्या कोई संख्या से कट सकता है, इसका मतलब बट्टा भी होता है, तो कटेगा तो 2 से कटेगा, यह अनुपात का अनुपात रहेगा, 2 से कटेगा 1 मरतबे 2, उसके बाद 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, मतलब कि 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर 132 अनुपात 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 54 हो गए। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये बताना है। क्या करना है, पहले तो हम 96 को लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 16, और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा 48। फिर 2 से कटेगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर ये 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 96 का जो हमें गुणनखंड मिला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 3, गुने कितना 2 गुने 3, यानी 5 को 2 आया है और 1 3 आया है। अब इसको देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 5 हो जाएगा और गुने 3 का 3 रहेगा। बताइए 2 के पावर 5 और गुने 3 को ही ऑप्शन है, 2 के पावर 5 गुने 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार आपको टेंशन दे रहा है, बार बार आपको लाकर पटक दे रहा है कि ये क्वेश्चन को आप बना कर बताइए। अब क्या इसे नहीं बना पाइएगा तो सोचिए कि आप तीसरे पार्ट को देख रहे हैं और इसे नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। इसे तो आपको देखते ही बना लेना चाहिए। क्या है ये, कहता है 0.3 का रेकड़ी दिया है, हमें इसका लघुत्तम रूप ज्ञात करना है परिमेय करके। हम सब जानते हैं कि दशमलव से पहले 0 है तो जो संख्या है वही लिखिए, और जितना संख्या पे रेकड़ी है उतना ही 9 लिख दीजिए। क्या ये कट सकता है, तो हाँ सर कट सकता है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1/3 कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये देखिए। ये कहता है कि बताइए कि एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब बताइए, हम देखें कि क्या दिया हुआ है, 7 + 3 √2 दिया है। बताइए √2 कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी √2 का पूर्ण वर्गमूल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर ये √2 का वर्गमूल नहीं हो सकता है तो ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और हम सब जानते हैं कि अगर ये अपरिमेय है तो ये जिसके साथ रहेगा सबको अपरिमेय बना देगा, यानी √2 3 को भी और 7 को भी अपने चपेट में लेकर सबको क्या बना देगा, अपरिमेय। ऑप्शन देखिए, अपरिमेय संख्या आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा, जो p/q के रूप में लिखा जाए जिसमें रूट वाली संख्या ना हो। आइए इसमें देखते हैं, √5 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ये भी √3 का वर्गमूल नहीं हो सकता, पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 अगर माइनस में है √5 के साथ और √5 ही अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √16 देखिए, 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 4 होता है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे 4 होता है बता दें,
चलिए रूट में 16 है तो हम क्या कहेंगे, पहले 16 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 1 हो जाएगा। कितने 2 आए, 4 2 आए। यानी रूट का रूट रहने दीजिए, 16 के जगह पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दीजिए। लिख दिए। अब बताइए जोड़ा बनता है, बाहर निकलेगा अंक, तो 2 का जोड़ा बना 1 बाहर निकला, फिर इसके 2 का जोड़ा बना 1 बाहर निकला। अब बताइए रूट से सब बाहर निकल गया, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही तो हमने बताया था, याद रखिए। तो ये जब अकेला आ जाता है, इस पे रूट नहीं होगा, इसके बट्टा में 1 रख सकते हैं, और जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो 52 नंबर क्वेश्चन को देखे थे, ये भी इस चैप्टर का नहीं है, ये भी आपको 5वें नंबर चैप्टर का है। जो गलती से हो या जानबूझकर हो, ये पहले नंबर चैप्टर में टाइप कर दिया गया है। तो अब इसे हम लोग उसी विधि से बना लेंगे। कहता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल है, ये भी एपी का प्रश्न है, लेकिन आपको इस चैप्टर में दे दिया है तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगर आप 5वें चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप 5वें चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक का इंतजार कीजिए। अर्थात मैं समझाने का कोशिश करता हूं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। हमें क्या कहा है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 0 तो छोड़ दीजिए, 1 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा, और ऐसे जाते जाते 50 तक में 49, 50 से पहले एक 49 ऐसी संख्या आती है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। 50 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम पूछा है तो विषम में ये सब आएगा। इसमें प्रथम पद ए होता है, ए हमारा कितना है, 1 है, और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले को घटा लेंगे। तो 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। एन का मतलब अंतिम वह कौन सा संख्या है जो विषम है, तो वो 49 है, ठीक है। और हमें किसका ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। अगर एन का मान जितना होगा उतना ही विषम संख्याएं आएंगी। हम जानते हैं 25 होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझाना है। तो अब हम इसका सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, डी। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 49 है, और ए का मान कितना है, 1 है, प्लस एन का मान कितना है नहीं पता, और 1 का 1 रहेगा। डी का मान कितना है, डी का मान है 2। हल कर दीजिए, 49 का 49 बराबर 49 का 49, 1 का 1, प्लस का प्लस 2 में एन से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और ये -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। आइए अब इसमें हमें एन का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, 49 का 49 रखेंगे, -2 में से अगर 1 घट जाता है तो -1 बच जाएगा, और प्लस 2n का n रहेगा। हमें 2n को बचाना है तो 1 को इस तरफ लाएंगे, तो 49, ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2n का 2n हो गया। 49 से कितना हो जाएगा, 50 बराबर क्या हो गया, 2n। हमें n का मान चाहिए तो 2 को हटाना होगा, इधर कौन है 50, अब 50 के बट्टा में ये 2 आ जाएगा, बराबर इधर कौन रहेगा, n रहेगा। और इसको जब हम विभाजित कर देंगे, इसको विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित होगा तो कितना आएगा, 25। यानी n की वैल्यू कितनी आई, 25। यानी 25 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है 0 और 50 के बीच में, ठीक है। और ये एपी का प्रश्न है, इसलिए आप 5वें चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। पहला फॉर्मूला है ये। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्योंकि इस पार्ट में बस तीसरे पार्ट में इतना ही पढ़ना है। देखिए क्या कहता है, कहता है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। फिर से वही बात, अनुपात हमें बताना है, लेकिन पहले हमें चाहिए लौसा और मौसा, और लौसा और मौसा जितना का कहेगा उसका गुणनखंड करते हैं। 5 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 5 आएगा, 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 5 आएगा, 3 पचे 15। 20 का गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा 10 होगा, फिर 10 का करेंगे 2 गुने 5 आएगा, ठीक है। अब इसका हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। तो आप जरा देखिए दोनों में कौन ऐसी, तीनों में कौन ऐसी संख्या जो तीनों में है, तो ये 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो 5 आपका HCF हो गया। LCM कौन होगा, LCM कौन होगा, तो LCM जो तीनों में था उसका 1 तो आएगा ही, बाकी जो जो बच गया सबका गुना, 3 का 3 रह जाएगा, दोनों 2 है तो दोनों आपस में क्या कर जाएगा, गुना कर जाएगा। एलसीएम कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा गुना कर लेंगे, गुना करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 आ जाएगा। हमें 60 मिला। अब हमें कहा इस HCF और LCM का क्या कीजिए, अनुपात। पहले कौन है, लौसा है, तो पहले हम लौसा को रख लेते हैं। लौसा अनुपात का है तो अनुपात का साइन लगा दीजिए, फिर क्या कहा है, मौसा, तो मौसा को रख लीजिए, मौसा, ठीक है। लौसा आपका कितना आया है, तो 60 आया है। अनुपात मौसा कितना आया है, 5 आया है। क्या कोई पहरा है जो दोनों को काट दे, तो सर 5 तो दोनों को काटेगा, 5 एकम 5
और 12 पंचे 60, यानी 12:1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 12:1 आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट भी आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हम लोग भी इस पार्ट को समाप्ति करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आते हैं, मिलते हैं चौथे वीडियो में, चौथे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।